नमस्कार। आज हम चौहान वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में और राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत के बारे में वीडियो और उनके क्वेश्चंस आंसर्स की चर्चा की थी। आज हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो चौहान रियासत से रिलेटेड है। इसमें मैंने कोशिश की है चौहान रियासत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर्स के सामने लाने की। देखिएगा, चौहान वंश से रिलेटेड सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने आ रहा है। वो है, चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत निम्न में से किन ग्रंथों में उल्लेखित है। देखिएगा, चौहानों से रिलेटेड जो उत्पत्ति दी गई है, उत्पत्ति के सिद्धांत जिसमें ब्राह्मण उत्पत्ति का एक सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत किन किन किताबों में या कौन कौन से ग्रंथों के अंदर दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने जो है वो है कायम खां रासो, बिजोलिया शिलालेख, द अर्ली चौहान डायनेस्टी और एक है पृथ्वीराज विजय। तो देखिएगा, चौहान की उत्पत्ति की अगर बात करें ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण उत्पत्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है वो है आपके बिजोलिया शिलालेख। 1170 के अंदर जो बिजोलिया शिलालेख लिखा गया है, ये बिजोलिया शिलालेख लिखा गया है सोमेश्वर के शासनकाल में, जिसके लेखक है आपके गुणभद्र। और गुणभद्र के द्वारा लिखे गए इस शिलालेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि चौहान वंश का जो संस्थापक था वो 551 के आसपास वासुदेव चौहान था। और इसी वासुदेव चौहान को इस शिलालेख के अंदर वत्स गोत्र का ब्राह्मण बता रखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो चौहानों को ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक उसी प्रकार द अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी अपनी इस पुस्तक के अंदर चौहानों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से बताई है, जिसमें उन्होंने बिजोलिया शिलालेख को आधार लिया है। जबकि कायम खां रासो जो लिखा गया है, जिसके लेखक है जान कवि, इन जान कवि द्वारा लिखा गया कायम खां रासो, इसके अंदर भी उल्लेखित किया गया है कि चौहान जो है वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर के अंदर इसी में चौहानों का एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम मिलता है करमचंद, जिसने कालांतर में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और उसके वंशज जो थे वो कायम खानी मुसलमानों के रूप में निकल कर उभरे। तो ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर बात करें तो यहाँ पर ये तीन जो सोर्स है अपने सामने, ये तीनों सोर्स चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। जबकि पृथ्वीराज विजय के लेखक जो है, जिसके लेखक है आपके जयानक भट्ट, इस जयानक भट्ट की अगर अपन बात करें तो जयानक भट्ट ने अपने इस ग्रंथ के अंदर इन चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया है? सूर्यवंशी। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, 3 और 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किन ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। देखिएगा, इससे पहले अपन ने अभी बात की थी पहले वाले क्वेश्चन में, जिसमें चौहानों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत को अपन ने देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंश से किस किताब में या किस ग्रंथ में मिलती है। तो जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि पृथ्वीराज विजय जो है वो आपको जयानक क्या कहता है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्यवंश में हुई है। जबकि सुरजन चरित्र जो लिखा गया है, ये सुरजन चरित्र नामक ग्रंथ के अंदर भी चौहानों को बताया गया है किससे उत्पन्न? सूर्यवंश से उत्पन्न, अर्थात रघुवंशी। जबकि हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया था, इन नयनचंद्र सूरी ने भी चौहानों को सूर्यवंश से उत्पन्न होना बताया है। यानी कि अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र और हमीर महाकाव्य, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसके अंदर चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। जबकि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था, इस चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ के अंदर चौहानों को जो बताया गया है वो बताया है अग्निवंशी। क्या बताया है? अग्निवंशी। अर्थात चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि के अंदर हुई है, अर्थात ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो आबू पर्वत पर किया गया हवन कुंड था, उसी हवन से उत्पन्न हुए थे 4 योद्धा, जिनमें से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनमें से योद्धा उत्पन्न होने वाले थे। तो उनके अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, वो है किसमें? अग्निवंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, 3 और 4। इसमें 2, 3 और 4 यानी कि बी वाला आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों के कुल देवता के रूप में किसे जाना जाता है? अर्थात चौहानों की कुल देवता का जो मंदिर है वो किस चौहान शासक द्वारा निर्मित करवाया गया। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, गुवक प्रथम, गुवक द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान और गोविंद तृतीय। तो इसका सही आंसर जो है
वो है गुवक प्रथम। याद रखिएगा, गुवक प्रथम जो है चौहानों के प्रारंभिक शासकों में शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और हर्षनाथ जो है ये पड़ते हैं आपके सिक्कर में, और सिक्कर के अंदर हर्षनाथ जी जो मंदिर है यही चौहानों के क्या कहलाते हैं, आपके कुल देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ। देखिएगा, अगर अपन बात करें प्रारंभिक चौहान शासकों की, तो प्रारंभिक चौहान शासकों के अंदर गुवक प्रथम, और उसके पश्चात अगर अपन बात करें तो विग्रहराज जो था, जो विग्रहराज द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध रहा, उसका भी उल्लेख मिलता है, जो प्रारंभिक शासकों में शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आया। और इसी विग्रहराज द्वितीय द्वारा आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया, और ये मंदिर जो करवाया गया था निर्मित, ये भड़ौच में करवाया गया था, जो पड़ता है आपके गुजरात में। तो गुजरात के अंदर भड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर निर्मित करवाया गया। और ये जो शासक था विग्रहराज द्वितीय, इसने गुजरात के एक चालुक्य शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मूलराज। इस मूलराज प्रथम को पराजित किया था, और फिर बाद में गुजरात के क्षेत्र पर अपना अधिकार भी किया। और इस प्रकार से देखा जाए तो चौहानों की जो कुल देवी है वह आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल रहा है? क्वेश्चन आपके सामने जो था वो है, गोपीनाथ शर्मा ने किसके शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखें, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज चौहान, अर्णोराज चौहान और डी पृथ्वीराज चौहान। तो देखिएगा, अगर अपन बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ये चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ था, जिसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ चौहान डायनेस्टी, यानी कि चौहान साम्राज्य का स्वर्णकाल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल, क्योंकि इसके शासनकाल में राजनीतिक उपलब्धियां प्लस साहित्यिक उपलब्धियां प्लस स्थापत्य कला से रिलेटेड भी कुछ अपने को चीज़ें देखने को मिलती है। तो चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कहलाए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल, तो ध्यान रखिएगा, अजयराज चौहान। अजयराज चौहान जो था उसने 1113 के अंदर अपने नाम से एक नगर बसाया था, और उस नगर का नाम था अजय मेरू। गढ़ बीटली की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और इस दुर्ग का निर्माण करवाने के पश्चात इस दुर्ग की वजह से यहाँ पर अपनी एक नई राजधानी बनकर निकली थी। तो उस राजधानी की अगर अपन बात करें तो राजधानी थी अजमेर। अजमेर शाखा के संस्थापक अजयराज थे, और यही अजमेर शाखा के संस्थापक होने के चलते चौहानों की जो शक्ति थी वो पहली बार यहाँ पर विस्तृत होती है, और चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल की संज्ञा दी गई इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजयराज चौहान, जिसने 1113 के अंदर शासन किया और 1133 तक ये अजमेर की गद्दी पर बैठे। ध्यान रखना, ये अजमेर की शाखा के संस्थापक भी कहलाते हैं, जबकि ये मेन जो शाखा है वो है शाकंभरी, जिनकी प्रारंभिक राजधानी रही थी शाकंभरी, जिसको अपन सांभर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है आबू के युद्ध में अर्णोराज चौहान को किस चालुक्य नरेश द्वारा पराजित किया गया था? देखिएगा, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अर्णोराज की, तो अर्णोराज को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? अगर देखें तो अर्णोराज चौहान के दो चालुक्य शासकों के साथ संबंध जो थे वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक जो था जिसका नाम था जय सिंह, जिसको चौहान के चालुक्य इतिहास के अंदर सिद्धराज भी कहा गया है। जय सिंह सिद्धराज, हो सकता है इस जय सिंह की उपाधि थी सिद्धराज की। तो चौहान शासक अर्णोराज और जय सिंह के बीच में आबू के पास एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में जय सिंह पराजित हुआ था, और कालांतर में अर्णोराज चौहान ने जय सिंह की पुत्री से विवाह किया था कांचन देवी से। लेकिन अपने पिता की हार का बदला लिया गया था इस जय सिंह के पुत्र द्वारा, और उस जय सिंह का पुत्र था कुमारपाल। ध्यान रखिएगा, ये कुमारपाल सोलंकी या चालुक्य एक ही वंशज है। कुमारपाल ने इसी अर्णोराज को पराजित किया, और फिर बाद में अर्णोराज ने अपनी हार को स्वीकार करते अपनी एक पुत्री थी जिसका नाम था जलहण, उस जलहण का विवाह करवाया था कुमारपाल के साथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, अर्णोराज चौहान ने चालुक्य नरेश कुमारपाल के साथ युद्ध किया था, और इस युद्ध के अंदर
ये पराजित भी हुए थे, जबकि कुमारपाल के पिता जयसिंह सिद्धराज को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास के अंदर राजस्थान में ऐसे खूब सारे पितृहंता के रूप में कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने सत्ता के लालच में आकर अपने पिताओं की हत्या की और फिर बाद में राजगद्दी पर अधिकार किया। इसमें आपसे पूछा गया चौहानों का पितृहंता। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, उदा अर्थात उदयकरण, जगदेव, मिहिर भोज या राव मालदेव। देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है जगदेव। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की और अर्णोराज की हत्या करने के पश्चात इसने चौहान गद्दी को हासिल किया, लेकिन फिर बाद में इसको हटा दिया गया। और फिर इसके अतिरिक्त अन्य शासक की अगर मैं बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ जो था, ये आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बनकर निकले, लेकिन अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ के बीच में किसी पृथ्वीराज तृतीय नामक शासन की बात आती है। सॉरी, पृथ्वीराज तृतीय नहीं, पृथ्वीराज द्वितीय की। तो उन्होंने भी शासन किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा चौहानों के पितृहंता के रूप में जगदेव को माना जाता है, जबकि मिहिर भोज जो था, ये मिहिर भोज प्रतिहारों का पितृहंता है। किसका? गुर्जर प्रतिहारों का। अपने लास्ट क्लास के अंदर इन्हीं के बारे में चर्चा की थी, गुर्जर प्रतिहारों की। तो ध्यान रखना, प्रतिहारों का पितृहंता कहलाता है कौन? मिहिर भोज। जबकि राव मालदेव जो है वो राठौड़ों का पितृहंता है। किसका है? राठौड़ों का पितृहंता। अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? राव गांगा की। जबकि अगर अपन बात करें उदयकरण की, तो ये उदयकरण जो है ये मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। किसका पितृहंता कहलाता है? मेवाड़ का। क्लियर? इस हिसाब से देखा जाए, एक और इसके रिलेटेड अपन बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में, किसमें? प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो पितृहंता वंश के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश, जिसके प्रत्येक शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इन शासकों के अंदर नाम आते हैं आपके अजातशत्रु का, अजातशत्रु का नाम आता है। इसी के साथ अगर बात करें तो एक शासक का नाम आता है उदयन का, उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कवि बांधव की उपाधि के नाम से किस चौहान नरेश को जाना जाता है? कवि बांधव। देखिए, जैसे अपन बात करें तो कवि बांधव की उपाधि के नाम से जो शासक था वो था विसलदेव चतुर्थ। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विसलदेव चतुर्थ अर्थात विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल है वो चौहानों का क्या कहलाता है? गोल्डन पीरियड, स्वर्णकाल। तो इस स्वर्णकाल की अगर बात करें तो स्वर्णकाल इसको कहा गया, तो साहित्य के अंदर भी इसका योगदान रहा है। जिन्होंने स्वयं संस्कृत भाषा के अंदर हरिकेली नाटक लिखा था, इनके इस दरबार के अंदर ललित विग्रहराज और नरपति नाल्ह जैसे जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने, जिसमें सोमदेव जो थे, ललित विग्रहराज, ये जो लेखक हुआ करते थे, इन्होंने इनके दरबार में रहकर इनकी शोभा को बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो विधा के अंदर निपुण थे, इसीलिए इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई है। और ये कवि बांधव की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है देवबोध और धर्मघोष। ध्यान रखिएगा, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण दरबारी थे जिनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। देवबोध और धर्मघोष नामक दरबारी विद्वान जो थे वो किसके दरबार में आश्रित थे? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर चौहान और डी अर्णोराज। ध्यान रखिएगा, अर्णोराज के शासनकाल के अंदर ये दोनों ही विद्वान आश्रित थे और इन्हीं के दरबार के अंदर रहकर इन्होंने इनकी दरबार की शोभा को आगे बढ़ाया था। तो देवघोष और धर्मघोष की अगर अपन बात करें तो ये जो है प्रमुख किसके दरबारी थे? अर्णोराज के। अर्णोराज के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, अर्णोराज जो हैं ये अर्णोराज चौहान को आनाजी चौहान के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको सभी को पता है, आना जी ने अपने ही नाम से आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का, आना सागर झील के निर्माता भी इनको कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इनको महाराज अधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियों से इनको सुशोभित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, हरिकेली। हरिकेली जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? देखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखे गए इस नाटक की अगर अपन बात करें तो ये नाटक लिखा गया है आपके विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए इस नाटक में
भगवान कृष्ण और शिव के बीच में होने वाले संवाद को बताया गया है। यानी कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जो थे वो भगवान शिव से क्या मांग रहे थे? पाशुपत अस्त्र। और उसी पाशुपत अस्त्र को मांगने के लिए उन्होंने क्या किया था? शिव की आराधना करना स्टार्ट किया था। और फिर बाद में भगवान शिव जो थे वो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, सॉरी कृष्ण नहीं, अर्जुन की, माफ़ कीजिएगा मैं कृष्ण बोल गया जबकि वो अर्जुन है। तो अर्जुन और शिव इन दोनों के बीच में एक संवाद जो था महाभारत युद्ध से पहले, उसी के बारे में कुछ वार्तालाप जो है वो इस हरिकेली नाटक के अंदर दिया गया है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अर्जुन जो थे वो महाभारत युद्ध से पहले पाशुपत अस्त्र जो था उस पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान शिव जो है इनकी परीक्षा लेने के लिए एक सूअर का और साथ साथ एक किरात अर्थात एक शिकारी का क्या करते हैं, ये वेश धारण करते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया जाता है। जब यहाँ पर अर्जुन अपनी तपस्या को भंग हुआ देखते हैं तो वो उस सूअर के ऊपर अपना तीर जो है वो उस दिशा में चलाते हैं जिस दिशा से आवाज़ आ रही है। तो ऐसा बताया जाता है उस समय शिकारी की वेशभूषा के अंदर भगवान शिव ने भी उस समय उस पर तीर लगाया। और वो तीर से जब वो सूकर मर गया या उसका जो वध हुआ तो उसके बाद वही अर्जुन जो थे वो शुकर के पास जाते और उसी के पास वो और शिव जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच में उस समय वार्तालाप होता है और दोनों ही सुअर को मारने के पीछे अपना जो तर्क है वो देते हैं कि सबसे पहले किसके तीर से इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे में इन दोनों के बीच में जब ये विवाद चलता है तो अर्जुन जो है वो शिव को अर्थात उस शिकारी रूपी व्यक्ति को इस बात को कहते हैं कि मुझे धनुर्विद्या के अंदर 2 या 3 व्यक्ति ही पराजित कर सकते हैं। एक वो बताते हैं अपने भीष्म उनके बारे में कि यही उनको क्या करते थे, धनुर्विद्या के अंदर पराजित कर सकते हैं या फिर वो भगवान शिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि आप वैसे भीष्म दिखते नहीं हो, दूसरा आप इंद्र भी नहीं हो सकते हो, द्रोणाचार्य भी नहीं हो सकते हो, तो शायद कहीं ना कहीं आप जो हो वो इन शिकारी की वेशभूषा में भगवान शिव ही हो। और जब इस प्रकार से इनका वार्तालाप समाप्त होता है तो भगवान शिव जो है वो शिकारी का वेशभूषा को समाप्त करके अपनी विधिवत वेशभूषा में आ जाते हैं और फिर बाद में अपना शिव रूप धारण करते हुए इनको पाशुपत अस्त्र जो है वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ये जो वार्तालाप है उस वार्तालाप का जिक्र संस्कृत भाषा के इस हरिकेली नाटक के अंदर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित कीजिएगा। देखिएगा आपके सामने कुछ किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमीर महाकाव्य। आप सभी को पता है हमीर महाकाव्य की अगर अपन बात करें तो हमीर महाकाव्य जो लिखा गया है वो नयनचंद्र सूरी द्वारा, तो एक के अंदर ई आएगा। दूसरी चीज़ अपन देखें तो यहाँ पर एक है अपने प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि की अगर अपन बात करें तो प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग द्वारा लिखी गई है, यानी कि 5वें के अंदर है आपके डी। इसी तरह से अगर अपन बात करें फिर अगर देखा जाए तो ललित विग्रहराज की अगर अपन बात करें तो ललित विग्रहराज जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपके सोमदेव द्वारा, इसका मतलब 2 में है बी। फिर अगर अपन बात करें बिसलदेव रासो तो बिसलदेव रासो जो लिखा गया है वो लिखा गया है नरपति नाना द्वारा, यानी कि नंबर 4 3 के अंदर क्या है ए। फिर बचा है आपकी कायम खरासो की अपन बात करें तो इससे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कायम खरासो जो लिखा गया है वो लिखा गया है जान कवि। ध्यान रखिएगा ये जान कवि है, जन कवि नहीं है, ये एक प्रिंट मिस्टेक हो गया तो ध्यान रखिए। इस हिसाब से देखा जाए तो हमीर महाकाव्य ए के अंदर ई आ रहा है, ए के अंदर ई, तो ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों के अंदर ई आ रहा है। फिर अपन ललित विग्रहराज की बात करें तो ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा लिखा है ए और बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो आ रहा है वो सी आ रहा है, तो कोट सी सही आंसर है। नेक्स्ट, बिजुला शिलालेख किसके शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बिजुला शिलालेख जो है वो 1170 के आसपास लिखाया गया था। जो लेखक है उसके संस्कृत भाषा के अंदर वो है आचार्य गुणभद्र द्वारा ने इसको लिखा था, जबकि इसके उत्कीर्णकर्ता जो है उत्कीर्ण करने वाले इसके उत्कीर्णकर्ता जो है वो है कायस्थ कवि केशव। क्या है? कायस्थ कवि केशव। और इसी शिलालेख की अगर अपन बात करें तो इस शिलालेख के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि 551 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास
वासुदेव नामक व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की थी शाकंभरी में, और इसी वासुदेव को इस शिलालेख के अंदर क्या कर रखा है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या है, सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। देखिएगा, तुमुल की अगर हम बात करें तो पहली चीज़, तुमुल जो है ये मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के इस पैरा के अंदर, यानी कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर ये एक ऐसा युद्ध था जो रात्रिकाल में लड़ा गया। किस में लड़ा गया, रात्रिकाल में। तो ये रात्रिकाल का जो युद्ध था तुमुल का युद्ध, ये तुमुल का युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और एक महोबा के शासक थे जिनका नाम था आपके परमर्दिदेव चंदेल। सॉरी माफ कीजिएगा। देखिएगा, तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान भीमदेव द्वितीय, बी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, सी पृथ्वीराज चौहान परमर्दिदेव चंदेल और डी पृथ्वीराज चौहान नागार्जुन। देखिएगा, अगर अपन बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय की अगर अपन बात करें तो इनके बीच में जो युद्ध हुए थे वो हुए थे 1184 के आसपास। चौहान और चालुक्य संघर्ष जो प्रारंभ किए थे अर्णोराज के शासनकाल में। इससे पहले अगर अपन देखें तो गोविंद जो व्यक्ति था, गोविंद द्वितीय, उस गोविंद द्वितीय के शासनकाल के अंदर ही ये युद्ध जो थे प्रारंभ हो चुके थे। याद कीजिएगा, जिसमें अपन ने बात की थी आशापुरा माता के मंदिर की, जिसमें मूलराज प्रथम को पराजित किया गया था। तो चौहान और चालुक्य संघर्ष की शुरुआत जो थी वो काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन इनको अंत किया गया था चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, ठीक है। तो तुमुल का युद्ध की अगर अपन बात करें तो तुमुल का युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव चंदेल के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को महोबा का युद्ध भी कहा जाता है, और यही महोबा का युद्ध जो है वो रात्रिकाल में लड़ा गया है। रात्रिकाल में लड़े जाने की वजह से इसको तुमुल नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसको कहा गया है तुमुल का युद्ध। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बाद अगर कोई नया चैप्टर आता है वो आता है भारत के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसी मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा युद्ध था जो रात्रिकाल में लड़ा गया था। याद रखिएगा, इसी युद्ध के अंदर परमर्दिदेव चंदेल जो है वो पराजित हुए थे, लेकिन इस युद्ध में उनके दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सेनापति आल्हा और उद्दल, आल्हा और उद्दल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार से देखा जाए तो महोबा के युद्ध के अंदर परमर्दिदेव चंदेल की सेना हार गई थी और उसके पश्चात महोबा को उन्होंने जीत लिया। और महोबा को जीतने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर अपने एक सेनापति जिसका नाम था पंजुन राय, क्या नाम था, पंजुन राय, उसको यहाँ का क्या कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर है आपके तुमुल के युद्ध का, वो है पृथ्वीराज चौहान और परमर्दिदेव चंदेल। टाइम पीरियड की अपन बात करें तो वो है 1182। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज ने केमास के स्थान पर अपना अगला प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की अगर अपन बात करें तो ये लिखा गया है चंद्रवर्ती द्वारा। चंद्रवर्ती ने एक ग्रंथ, अपने इस ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल के अंदर केमास जो था उसको अपने प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था और फिर बाद में उसके स्थान पर अपना नया प्रधानमंत्री बनाया था। किसको, प्रताप सिंह को। तो ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह को केमास के स्थान पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो में कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस केमास के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए पृथ्वीराज ने इसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात प्रताप सिंह को अपना अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है वेरीघट। वेरीघट के नाम से किसे जाना जाता है। ये एक प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा 2022 में आ गया था कि वेरीघट की अगर बात करें तो वेरीघट का मतलब होता है शत्रु संहारक, यानी कि शत्रुओं का संहार करने वाला, उनको मारने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेरी का मतलब होता है शत्रु, जिसको अपन बोलते हैं बेरी, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो चौहान शासक थे उन्हीं को कहा गया है वेरीघट, अर्थात शत्रु संहारक, शत्रुओं का नाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान द्वारा किए गए कोटि यज्ञ का पुरोहित कौन था। ध्यान रखिएगा, हमीरदेव चौहान जो है वो रणथंभौर की शाखा के सबसे महत्वपूर्ण शासक और अंतिम शासक हुए हैं, जबकि इस शाखा के संस्थापक जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जिसका नाम मिलता है गोविंदराज, उन्होंने की थी।
ध्यान रखिएगा, हमीरदेव चौहान द्वारा कोटि यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस समय इनके कोटि यज्ञ के जो पंडित थे, ठीक है, जिन्होंने इनका आयोजन करवाया था, उनका नाम था विश्वरूप। ठीक है, तो विश्वरूप जो थे, इन्होंने कोटि यज्ञ के पुरोहित के रूप में कार्य किया था। जबकि पतंजलि की अगर बात करें, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, ये पतंजलि जो थे, ये एक शासक हुआ करते थे प्राचीन भारत के इतिहास में, शुंग काल में होने वाले, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ जो थे, उस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित हुआ करते थे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनका प्रधान पुरोहित कौन था, तो वो थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर दुर्ग की घेरेबंदी के दौरान अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पटवार के एग्जाम में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है आपके नुसरत खां। ध्यान रखना, रणथंबोर दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब यहाँ पे घेरेबंदी की थी, तो इस घेरेबंदी के दौरान उसके 2 सेनापति थे, एक का नाम था उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। तो इस घेरेबंदी के दौरान जो है नुसरत खां जो था वो मारा गया। हालांकि आगे चलकर अपन बात करें तो रणथंबोर के दुर्ग पर 1301 के अंदर अटैक किया गया, और इस अटैक के दौरान रणथंबोर दुर्ग जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा जीत लिया गया। रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और रणथंबोर को जीतकर उन्होंने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। ये घटना 1301 की है। समय की अगर अपन बात करें तो 11 जुलाई को रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था। नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था। अगर अपन देखें तो चौहानों की कुछ ब्रांचें जो राजस्थान के अंदर थी, मेन ब्रांच जो थी आपके, वो थी सांभर की। कौन सी थी, सांभर। कालांतर के अंदर अपन बात करें तो सांभर की जो शाखा थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। एक बनी थी आपके नाडोल की शाखा, और एक बनी थी आपके अजमेर की शाखा। अजमेर की शाखा का संस्थापक आपकी 1113 के अंदर मैंने आपको पहले बताया था, अजयराज चौहान। जबकि नागौर की शाखा की अगर बात करें तो नागौर की शाखा जो इस्टेब्लिश अर्थात स्थापित हुई थी वो हुई थी 960 ईस्वी के अंदर। और इस नाडोल की शाखा का संस्थापक जो था वो था कौन, लक्ष्मण चौहान। कौन था, लक्ष्मण चौहान। और क्वेश्चन क्या पूछा है, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था, तो वो था लक्ष्मण। ठीक है, तो लक्ष्मण चौहान जो थे वो नाडोल के चौहानों के संस्थापक थे। जबकि इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे, लुम्बा ने सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, सिरोही के। और सिरोही के चौहानों की स्थापना इनके द्वारा जो की गई थी वो की गई थी लुम्बा द्वारा लगभग 1311 के अंदर। जबकि कीर्तिपाल चौहान जो है, कीर्तिपाल चौहान जिसको जालोर के इतिहास के अंदर कीतू एक महान शासक कहा गया है मुनोक नैन्सी द्वारा, तो ये कीर्तिपाल चौहान ने की थी कहाँ की शाखा, किस शाखा की स्थापना की थी, ये की थी जालोर की। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है आपके, कीर्तिपाल चौहान। और जालोर के चौहानों के संस्थापक के रूप में कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना कब की थी, लगभग 1180 और 81 के आसपास। जबकि देवाहाड़ा की अगर अपन बात करें तो देवाहाड़ा जो थे उन्होंने बूंदी राज्य में चौहानों की स्थापना की थी, देवाहाड़ा। और यही कारण है कि बूंदी के अंदर हाड़ा चौहानों की शाखा स्थापित होती है, और देवाहाड़ा ने ये बूंदी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी लगभग 1241 के आसपास। इस प्रकार से देखा जाए तो ये चौहानों की कुछ शाखाएं थी जो राजस्थान के अंदर नाडोल के अंदर, सिरोही में, बूंदी में, और यहाँ तक कि नाडोल और अजमेर के क्षेत्र के अंदर भी विकसित रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है न्याय की छत्री स्थित है। ऑप्शन अजमेर, रणथंबोर, नाडोल और बूंदी। देखिएगा आप सभी को सर्वविदित है, रणथंबोर की अगर अपन बात करें तो रणथंबोर के अंदर देखा जाए सवाई माधोपुर। रणथंबोर दुर्ग के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर न्याय की छतरी जो है वो बनी गई है, और ये न्याय की छतरी जो है 32 खंभों पर बनी हुई है। कित पे, 32 खंभों पर है। इस छतरी को 32 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये छतरी बनाई गई थी हमीरदेव चौहान द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह की याद में। किसकी याद में, जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह की अगर देखा जाए तो जैत्र सिंह जो थे वो काफ़ी न्यायप्रिय इंसान थे, न्यायप्रिय शासक थे। इसीलिए अपने पिता की स्मृति के अंदर इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था जो रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चौहान शासक का नाम बताइए जिसने अपने जीवन काल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने अपने जीवन काल में ही अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर अपना अंतिम संस्कार किया था।
देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, अजय सिंह, उमेद सिंह, जैत्र सिंह और कान्हड़देव। जैसा कि अजय राज की अपन बात करें, चौहान शासक अजमेर की शाखा का संस्थापक है। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया है उस चौहान शासक का नाम बताइए जिसने अपने जीवन काल के अंदर ही अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो ये जो शासक था वो था आपके कौन, बूंदी का शासक जिसका नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह जो था उसने अपने जीवन काल के दौरान ही क्या कर दिया था, अपनी जो सोने की मूर्ति थी उसका निर्माण करवाया और उसका अपना अंतिम संस्कार कर दिया था। जबकि उमेद सिंह की अगर बात करें तो उमेद सिंह ने बूंदी के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है, ध्यान रखिएगा, एक तारागढ़ दुर्ग जो है वो आपके अजमेर में भी है, उसको अजमेर के दुर्ग को तारागढ़ भी कहा जाता है। जबकि रियल फोर्ट जो है तारागढ़ का वो है बूंदी, और बूंदी के इस तारागढ़ दुर्ग में उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। चित्रशाला की अगर बात करें तो राजस्थान की चित्रशिला जो है उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो किया था उमेद सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध कब हुआ था। हिंदुवाड़ घाटी की अगर बात करें तो देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, 1299, 1301, 1303 और 1191। तो 1191 की अगर बात करें तो 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे। 1303 की अगर बात करें तो 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग को जीता। रावल रतन सिंह जो थे वो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त पद्मिनी द्वारा यहाँ पर जोहर किया गया था। पद्मिनी के साथ साथ रावल रतन सिंह की एक पटरानी थी जिसका नाम मिलता है नागमती, उसके द्वारा भी यहाँ पर जोहर किया गया था। ये चित्तौड़ के अंदर होने वाला पहला साका भी था। जबकि 1301 की अगर हम बात करें तो 1301 के अंदर रणथंबोर में जो था क्या होता है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और उसके पश्चात रणथंबोर के दुर्ग के अंदर राजस्थान में होने वाला फर्स्ट साका देखने को मिलता है, जहाँ पर एकमात्र जल जोहर देखा गया था। और ये जल जोहर जो था वो रानी रंग देवी और इनकी पुत्री जो थी जिसका नाम मिलता है पद्मला, उस पद्मला द्वारा किया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया हिंदुवाड़ घाटी। हिंदुवाड़ घाटी की अगर बात करें तो 1299 के अंदर हमीर देव के एक सेनापति थे जिनका नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने यहाँ पर खिलजी सेना के सेनापति नुसरत खां और उसके सहयोगी उलुग खां को क्या कर दिया था, पराजित किया था। और इसी के समय भीम सिंह जो था हिंदुवाड़ घाटी के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। और इस युद्ध के अंदर हिंदुवाड़ घाटी के युद्ध में हमीर देव की सेना जो थी वो विजयी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत कैलाश किसका दरबारी हुआ करता था। अगर अपन देखें अमृत कैलाश, तो अमृत कैलाश जो था हमीर देव चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था। और इसी अमृत कैलाश ने हमीर बंधन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमीर बंधन नामक जो है वो ग्रंथ लिखा था। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो हमीर देव के दरबार के अंदर चंद्रशेखर थे जिन्होंने हमीर हठ भी लिखा है। हमीर हठ चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। जबकि हमीर महाकाव्य की अपन बात करें तो नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंटवाड़ा के युद्ध की अपन बात करें तो बंटवाड़ा का युद्ध 1861 में लड़ा गया था। जयपुर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था माधो सिंह प्रथम। और माधो सिंह प्रथम और इनके साथ में ये जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था कोटा के एक शासक हुआ करते थे, कोटा रियासत के, जिनका नाम था शत्रुसाल हाड़ा। क्या नाम था, शत्रुसाल हाड़ा। और माधो सिंह के बीच में रणथंबोर पर अधिकार करने के लिए, किस पर, रणथंबोर पर अधिकार करने के लिए ये संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर कोटा के शासक शत्रुसाल जो थे वो विजयी हुए थे, जबकि माधो सिंह जो थे वो उस युद्ध के अंदर पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुगल बादशाह निम्न में से वो मुगल बादशाह जिसने क्या कर दिया था, एक रियासत का नाम परिवर्तित कर दिया था और नाम रखा था फर्रुखाबाद। तो क्वेश्चन ये है कि मुगल बादशाह द्वारा निम्न में से किस रियासत का नाम जो था वो फर्रुखाबाद रख दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो है बूंदी। बूंदी जो था, इस बूंदी पर जो एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था बुद्ध सिंह। कि बुद्ध सिंह ने क्या किया था, जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो थे उन फर्रुखसियर के शासक जयसिंह के साथ, जयसिंह द्वितीय जिसको सवाई जयसिंह भी कहा जाता है,
उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके चलते इन दोनों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न हो चुका था। और उस समय फर्रुखशियर को ऐसी उम्मीद थी कि बूंदी का जो शासक है बुद्ध सिंह, वो इस युद्ध में, इस संघर्ष में मुगल बादशाह की सहायता करेगा, लेकिन बुद्ध सिंह ने इस जयसिंह के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की थी। यही कारण था कि फर्रुखशियर ने उस समय बूंदी का जो नाम था वो बदल दिया था और उसका नाम रख दिया था फर्रुखाबाद। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, बूंदी ही राजपूताने की प्रथम रियासत थी जिसने क्या किया था, अपने उत्तराधिकारी संघर्ष के चलते यहाँ पर सवाई जयसिंह ने जब अपने राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाया तो पहली बार मराठों को यहाँ पर बूंदी रियासत में हस्तक्षेप करने का मौका मिला था। और बूंदी की एक कच्छावा रानी थी और बुद्ध सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने पहली बार मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को राखी भेजी और बूंदी के अंदर आमंत्रित किया। और फिर बाद में इस तरह से राजस्थान के अंदर मराठों के आक्रमण की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूतों के साथ सहायक संधियाँ जो थी वो किया। और यही सहायक संधियाँ राजस्थान के अंदर 1818 के अंदर सभी ज़्यादा जो थी वो संपूर्ण हुई। इसीलिए राजस्थान के अंदर 1818 की सहायक संधियों का विशेष योगदान रहा, जिससे राजस्थान के जो शासक थे वो कंपनी के मित्र बन गए और उसका खामियाजा हमें 1817 की क्रांति में देखने को मिला। नेक्स्ट और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है विश्वरूप और जनार्दन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्वरूप और जनार्दन किसके दरबारी विद्वान थे? तो देखिएगा, अगर अपन बात करें विश्वरूप जनार्दन की, तो ये जो थे पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, जिसको राय पिथौरा भी कहा गया है, क्योंकि दिल्ली के पास पिथौरा नामक स्थान पर पिथौरागढ़ के दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था, इसीलिए राय पिथौरा अर्थात पिथौरागढ़ दुर्ग का शासक या राजा ये उपाधि के नाम से जाना गया। तो पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान को दल पंगुल भी कहा गया है। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। जबकि इसी प्रकार की उपाधि की अगर बात करें तो रंभा मंजरी जो नाटक है, संस्कृत भाषा का नाटक है रंभा मंजरी, ठीक है, इस रंभा मंजरी नाटक के अंदर भी दल पंगुल कहा गया है एक शासक को जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल, जो कि गढ़वाल वंश का शासक हुआ करता था। इस गढ़वाल वंश के शासक को 1194 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया था, कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया। और उसके पश्चात जयचंद से ये क्षेत्र जो था कन्नौज का ये छीन लिया गया। इस हिसाब से देखा जाए आज ये हमने कुछ चौहान वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ थी उसको देखा था। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आने वाले वीडियो में राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आएंगे। आज की क्लास को अपन यही विराम देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलिए। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।